बैनर जो है, इस बैनर तले आप लोग काम कर रहे हैं, आखिर क्या है, क्या उद्देश्य, क्या चीज़ है? जी, वैसे मैं इमरजेंसी के दौरान जेपी के नेतृत्व में मैं एक छात्र के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई थी जेपी आंदोलन में। और जेपी आंदोलन में मुझे बहुत सा, चूँकि मैं एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी था उस समय और मगध विश्वविद्यालय का मैं छात्र था, तो उस समय मुझे राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं था। लेकिन जब मैं जेपी आंदोलन में आया तो आंदोलन में आम लोगों की तरह मैं तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करता था। मैं साहित्य पढ़ने लगा, जेपी और लोहिया और अन्य गांधी के बारे में, चूँकि हमारा विषय ही था राजनीति शास्त्र, तो सभी थॉट्स को पढ़ने का मुझे मौका मिला, एक छात्र के रूप में और एक जीवन दर्शन के रूप में। तो हमने आज के डेट में देखा कि जेपी और लोहिया के नाम लेने वाले लोग उनके चरित्र को नहीं जी रहे हैं। और लोगों के बीच जब मैं बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि अब जेपी और लोहिया का युग चला गया। अब भागते हुए दौड़ में, आर्थिक युग में जेपी और लोहिया को कौन पूछने वाला है? जो उनके सहारे, उनके विचारों को चलते आज सत्ता में हैं, वो भी उनके चरित्र को नहीं जी रहे हैं। वैसी परिस्थिति में मुझे बहुत आघात लगा कि क्या उनकी, मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या उनके जिए हुए और कहे हुए बातों को क्या आज समाज में उपयोगी नहीं है। और इसकी मैंने जब बुद्धिजीवियों से, कामगारों से, अन्य लोगों से जब बात किया तो दबे जबान से लोगों ने कहा कि आज भी जेपी और लोहिया की सिद्धांतों की पूर्ण उपयोगिता है, लेकिन इसको फैलाने वाला कोई है नहीं। आज के जो राजनीतिक माहौल है या शासन प्रणाली है, वो दबंगों और माफियाओं का युग आ गया है, लेकिन आम जनता इसमें विश्वास नहीं करती है। लेकिन एक नैरेटिव बनाया गया है कि नहीं, अब पैसे वाले का ही राजनीति है। और जेपी का लोकनायक जयप्रकाश नारायण का विचार था कि हमारा लोकतंत्र गरीबों के लिए हो, एक गरीब भी अपनी बात पार्लियामेंट और विधानसभा में कह सके, वैसी प्रणाली की व्यवस्था की जाए। तो इसलिए आज जो ये है राजनीति का जो एक प्रणाली है, वो हम मतदाता लोकतंत्र में सॉवरेन, संप्रभु नहीं है। या तो मैं किसी जात के आधार पर वोट दे देता हूँ या पार्टी से बंध के देता हूँ। और जब वैसा व्यक्ति जब प्रतिनिधि बन के हमारे संसद में और विधानसभा में जाएगा, विधानमंडल में जाएगा, तो उसकी अपनी स्वतंत्रता तो होगी नहीं। वो तो किसी पार्टी से बंधा हुआ एक मजदूर हो जाएगा या बंधुआ मजदूर हो जाएगा। वैसे स्थिति में लोकतंत्र का ये जीवित रहना संभव नहीं है। वैसी परिस्थिति में हम लोग एक भारत के नागरिक होने के नाते नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए और जेपी और लोहिया के जिए गए संघर्ष में, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद उन्होंने जो अपनी बात को रखी, उसको हम समाज में ले जाना चाहते हैं और जनता के बीच में उसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक हम लोगों ने चिंतन धारा का ये प्रयोग करने कभी हमेशा उन्होंने था कि आम आदमी भी लोकसभा में जाए और भारत के लोकतंत्र को जीवित रखे। लोहिया जी जर्मनी से पढ़े हुए थे, इकोनॉमिक्स से उन्होंने पढ़ाई की थी, अर्थशास्त्र से। और लोहिया जी के बारे में तो एक लंबा सीरीज है उनके व्याख्यान का और उनके सिद्धांतों का। तो जैसे उन्होंने बहुत अंत में, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, उन्हें रामायण के प्रति बड़ी लगाव हुआ और उन्होंने कहा कि राम के हर चरित्र को हम एक मेला के रूप में लोगों के बीच ले जाएं, गांव में, कस्बे में, क्योंकि हमारा ग्रामीण परिवेश है, भारत गांव का देश है।
तो उनका एक सोच था कि जो रामायण के चरित्र राम श्री राम जो हैं वो सच्चे संघर्ष का तीर धनुष लिए हुए एक सामान्य कपड़े में या और कपड़े में उनकी पूजा हम लोग करते हैं। जंगल में गए, वो वनवासी लोगों से मिलके उन्होंने एक राजा रावण के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन किया और इस तरह से कई राक्षसों को उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र और अन्य लोगों के निर्देशन में उन्होंने वध किया, माने आतंकवादियों का वध किया उन्होंने। मतलब कुल मिला के राम के विचार, राम का जो चरित्र है आज भी हम लोग राम को बहुत पूजते हैं, बहुत नारा लगाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, लेकिन उनको चरित्र को जीने वाला हमारा सामाजिक जो पथ प्रदर्शक है, नेता है, उसे दिखाई नहीं पड़ता है। आपके बैनर पे लिखा गया है कि रामायण मेला। हाँ, मतलब कि रामायण का मेला लगेगा या राम के विचारों का मेला? राम के विचारों का मेला लगेगा। तो मेन इस बैनर का मकसद क्या है, लोगों के बीच में क्या किस बात को फैलाना? हाँ, हम भारत की गांव में जाएंगे और राम के चरित्र को जो उन्होंने जिया है, जैसे सबरी से बैर खाना, जंगल में बैर खाना, और भक्ति का ये आलम था कि ऐसा कहा जाता है या हम पढ़े हैं कि उन्होंने जूठे बैर को श्री राम चरित्र जो है अपने माता पिता के प्रति और भाई के प्रति, पत्नी के प्रति, जो पिता ने कैकेयी को वचन दिया और उस वचन को निभाने के लिए पुत्र को न चाहते हुए, वेदना सहते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हें 14 वर्ष की वनवास से जाना होगा। तो राम कहते हैं कि ये रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और वो अपनी माता को, कैकेयी माता की आज्ञा को पालन करने के लिए सहर्ष स्वीकार करते हैं और उनका साथ देने के लिए उनकी पत्नी भारतीय नारी की प्रतीक सीता, जिन्हें माता भी कहते हैं, माता मानते हैं, कहते क्या हैं, तो वो भी जंगल में अपने पति को साथ देने के लिए जाती हैं और उनका भाई, राम जी का भाई लक्ष्मण जी, वो साथ में अपने चरित्र से भाई के प्रति जो उनका कर्तव्य था वो निभाया, पत्नी के प्रति जो कर्तव्य था वो निभाया, और एक आपिताई राजा रावण जो था लंका का, उसको उन्होंने समाप्त किया, यानी वध किया। और उस वध करने का एक जो उन्होंने लोगों के बीच जाकर, जंगल में जाके सुग्रीव, हनुमान, अन्य कोल भील, सबका जो उन्होंने अपना एक केवल वध करना ही उद्देश्य नहीं था, उनके साथ जीवन जिया उन्होंने, और समाज को एक सूत्र में जो जिस तरह से उन्होंने बांधा, एक सूत्र में बांधा, वो उसकी आवश्यकता आज भी हमारे वर्तमान लोकतंत्रीय भारत के प्रणाली में इसकी आवश्यकता है कि हमारा जो प्रतिनिधि है वो कहीं न कहीं राम का एक माने प्रतिनिधि के रूप में हम उन्हें देखते हैं, क्योंकि हमारा वो भला करने वाला व्यक्ति होता है, जिन्हें हम अपने लोकतंत्र के अधिकार मत से उन्हें हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। लेकिन प्रतिनिधि का अर्थ है राम ने ऐसे दिया कि एक पत्नी पर जो आरोप एक अयोध्यावासी ने लगाया, जिसे हम गोभी के रूप में उनको कहते हैं, और उसकी बातों को उन्होंने स्वीकार कर दिया। इस पर कई आलोचनाएं हैं, लेकिन उस पर मैं नहीं जाता हूँ। कहने का मतलब कि समाज के छोटे व्यक्ति से जो जिसका कोई अर्थ नहीं था, माता सीता के पक्ष में कई हम माने उनके पक्ष में उदाहरण दे सकते हैं या बहस कर सकते हैं, लेकिन श्री राम ने उसे अपने समाज अयोध्या के एक उसको साधारणीय हम कह सकते हैं कि धोबी के इस वाक्य पर
उन्होंने सीता का परित्याग भी कर दिया। और तो कहने का मतलब है कि आज का जो हमारा प्रतिनिधि है वो समाज का प्रतिनिधि कैसे रह सकता है, उसका चरित्र क्या होना चाहिए। श्री राम से हमें इसको सीखना होगा। और जो हमारा प्रतिनिधि है वो रामायण के राम के चरित्र मेला में उसे यह बोल कहना होगा, जो हम लोग मेला लगाएंगे या बात अपनी कहेंगे गांव में, चाहे लोगों के बीच में, जनता के बीच में, कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो। तो अब बताइए कि हमारा प्रतिनिधि जो एसी में रहता है या बड़ी बड़ी गाड़ी, महंगी गाड़ियों में चलता है, वो हमारी बातों को कैसे, मतलब माने ये लगता नहीं है। इसमें लोहिया जी और जयप्रकाश जी का भी अपना विचार है, और गांधी जी हैं, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उन्होंने ये सब जानते हुए भी अपने को जीने का एक रास्ता हमारे लिए पथ प्रदर्शक के रूप में काम किए। तो वैसा प्रतिनिधि की आवश्यकता आज के भारतीय परिवेश में हमें खोजना है, और हम खोज भी रहे हैं, जनता खोज रही है, लेकिन इसे दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसी बात को लेके राम के चरित्र का, इसी बात को लेके मेला लगाया जाएगा। जी, इसी बात को हम लोग मेला लगाएंगे। और मेला का अर्थ ये है कि मेला गांव में समझ का एक प्रतीक है। अगर तो ये किस स्तर पे लगाया जाएगा, गांव स्तर पे, पंचायत स्तर पे? हाँ, बारी बारी से जाएंगे गांव में, पंचायत में, शहरों में भी हम इस चीज़ का एक मेला के रूप में। अभी आप लोग घूम रहे हैं, लोगों का साथ कैसा मिल रहा है? हाँ, लोगों से रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। कहीं कहीं लोग हमें ये भी कह रहे हैं कि आप ये जो परिश्रम कर रहे हैं आज के युग में किया या फलित होगा। सब लोग भागते दौड़ में, आज का प्रतिनिधि गले में सोने का सिक्कड़ लगा के चलता है, वैसी परिस्थिति में आप नंगे पांव चलने की बात करते हैं, तो ये तो विरोधाभास है। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से गांधी को हमारा देश कभी भुला नहीं सकता है, उसी तरह से लोहिया के किए गए कार्यों को, जयप्रकाश नारायण के दूसरी आज़ादी उन्होंने दिलाई। और ऐसा नहीं था, श्रीमती गांधी को वो अपनी सबसे प्रिय बेटी मानते थे, प्रिय दर्शनी उनको बोलते थे। तो लेकिन उनसे कोई ये थोड़े था, लेकिन एक विचारों का एक मतभेद हो गया, लोकतंत्र के जीवित रखने की एक लड़ाई आ गई, इसमें ये दूसरी आज़ादी की उन्होंने प्रतीक के रूप में आया। अपनी जनता से क्या कहेंगे जो लोग देख रहे हैं? हाँ जी, मैं अंत में यही कहूँगा कि लोहिया जी और जयप्रकाश जी उम्र में बड़े थे, लेकिन लोहिया जी की पहले देहांत हो गई। तो उन लोगों का जो ये राम का चरित्र जो है, वो हम चाहेंगे कि समाज में इस बात को जनता के बीच में ले जाऊं और उन्हें समझाऊं कि हमें जो प्रतिनिधि आज जो चुनना है, इन सब बातों को लोहिया जी की नज़रों से, जयप्रकाश जी के नज़रों से, विचारों से उन्हें देखें, परखें, और तभी हमारा जीवित लोकतंत्र बचेगा। जी, आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं देवेंद्र प्रसाद, वैसे उर्फ पदयात्री जी मुझे लोग कहते हैं, क्योंकि मैं मिशन में एक पदयात्रा के रूप में जितना संभव होता है मैं करता हूँ, और इसलिए मुझे ज़्यादा लोग पदयात्री के रूप में जानते हो, पहचानते हैं, लेकिन मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद है।